हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आज अपन बात कर रहे हैं आरपीएससी की जो सेकंड पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने 25 क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस किया भी था। इस अभी अपन इसके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो इसमें जो फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा है। तो यहाँ पर जो फोटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है उसको किसने दिया था? तो ये दिया था अर्नोन ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्लाइटिंग ऑफ नाइट्रोजिनेज या अपन कहें स्प्लाइटिंग ऑफ डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल into free nitrogen atom in biological nitrogen fixation is carried out by। तो जो डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है या अपन डायरेक्ट ही कहें N2 है उसको बायोलॉजिकल फिक्सेशन कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? तो सीधा से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन है डाई, या फिर अपने कहीं नाइट्रोजिनेज एंजाइम है बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैग हीमोग्लोबिन क्रिएट्स। अब लैग हीमोग्लोबिन जो है वो लेग्यूम्स फैमिली के रूट के अंदर जो नोड्यूल्स हैं उनमें पाए जाने वाला एक अपन का एक प्रोटीन का कंपोनेंट है लैग हीमोग्लोबिन। और ये उन नोड्यूल्स में पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। तो ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्टिविटी को इंड्यूस करने तथा ऑक्सीजन की अमाउंट को ऑप्टिमम रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे इसमें ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें ऑप्शन सी दे रखा है मेंटेन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेज। तो इसका राइट आंसर यही है जो लैग हीमोग्लोबिन है उसका, कि ये ऑक्सीजन के लेवल को या कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है कहाँ तक, जहाँ तक उसकी नाइट्रोजनेज एक्टिविटी पॉसिबल हो सके, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टोटल नंबर ऑफ प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जो टोटल ऐसे एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो टोटल एमिनो एसिड्स कितने हैं? 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में सिंथेसिस या फिर इन्वॉल्व होते हैं। इनमें एक अपन बात करें मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन उसके बाद में एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। जैसे अपन ओवरऑल एमिनो एसिड्स की बात करें कि एमिनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं तो अपन कहते हैं 21 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो इसमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में पूछ रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड में कितने एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में? तो 20 होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एन एमिनो एसिड्स। तो जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, पहली बात तो डीएमिनेशन किसे कहेंगे अपन? जब किसी भी एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप का रिलीज होना तो वो क्या कहलाएगा? डीएमिनेशन कहलाएगा। और जब डीएमिनेशन होता है तो बनने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बनता है? उसका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है या फिर अपन कहें कीटो एसिड बनता है। तो इसमें ऑप्शन देखें एसिड 2A कीटो एसिड। तो कोई भी एमिनो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ में क्या निकल जाएगा? उसका एमिनो ग्रुप निकल जाएगा या अमोनिया निकल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन अपन राइट आंसर देखें सी। तो सी ऑप्शन में दे रखा है एसिड या अपन कहें एमिनो एसिड 2A कीटो एसिड बनेगा, प्लस उसमें साथ में क्या निकलेगा? अमोनिया निकलेगा। तो ये अपना 30 क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। अब ये अपन देखते हैं 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना 1 प्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखें। विच
टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसके लिए कौन सा बॉन्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो सीधा सा है, उसमें सिंपलेस्ट बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसके बीच में बनता है? कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें जो कीटो ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप पाया जाता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना बी आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कीटो ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए प्लांट कौन से कंपाउंड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखें अपन तो एमोनिकल नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्राइक या नाइट्रिक एसिड। तो इसमें अपन देखिए जो एमिनोकल या एमोनिकल नाइट्रोजन जो कंपाउंड है उस फॉर्म के अंदर अपन ज़्यादा इसको या प्लांट क्या करता है इसको प्रेफर करता है कि या फिर अपन कहें इसकी नाइट्रोजन की जो कंपाउंड फॉर्म है या बायोलॉजिकल फॉर्म जिसमें वो एब्जॉर्ब कर सके या नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद में बनने वाली जो अमोनिया है नाइट्रेट है उस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एमोनिकल नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बिगिन with an amino acid and polypeptide synthesis terminate with some specific codon of genetic code these are। तो इसमें पूछा है कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम में एक इनिशियल कोडोन होता है और जो स्टॉप कोडोन होते हैं उनमें 3 जो है वो स्टॉप कोडोन होते हैं। तो दोनों है या तीनों की अपन बात करें, चारों की बात करें तो स्टार्टिंग कौन सा है और टर्मिनेटर कौन से कोडोन है? तो इनिशियल कोडोन तो अपन पता है मेथियोनिन है और जो स्टॉप कोडोन है वो कौन से आ जाएंगे? UAA, UAG और UGA। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेथियोनिन, UAA, UAG, UGA। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर पूछा है तो कोई भी ऐसे रिसेप्टर्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो वो सभी कैसे कहलाएंगे? इंट्रासेलुलर कहलाएंगे। और साइटोप्लाज्म में उन सभी लिगेंड या मॉलिक्यूल के रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं जो मॉलिक्यूल या लिगेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके अंदर एंटर कर सके। जैसे अपन कहें स्टेरॉइड है, लिपिड मॉडिफिकेशन है या लिपिड डेराइवेटिव है, वो सभी मेम्ब्रेन का जो नेचर है हाइड्रोफोबिक उसको क्रॉस कर सकते हैं और साइटोप्लाज्म में एंटर कर सकते हैं। इसलिए जो भी स्टेरॉइड प्रकार के हैं या लिपिड डेराइवेटिव हैं उन सब के जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे होते हैं? इंट्रा सेलुलर होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा? विटामिन्स एंड रेटिनॉइड्स। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। अब जी प्रोटीन यहाँ पे पूछा है जी प्रोटीन, और जबकि ऑप्शन हो सकता था या क्वेश्चन हो सकता था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लेकिन यहाँ पे जी प्रोटीन पूछा है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड, लेकिन जी प्रोटीन इनर साइड में प्रेजेंट होता है। और जी प्रोटीन जो है ट्राइमेरिक प्रोटीन है, उसमें अल्फा बीटा गामा प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ट्राइमेरिक प्रोटीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो अपना सी है, ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर सरफेस पे तो इसका रिसेप्टर होगा जी प्रोटीन रिसेप्टर, लेकिन इनर साइड पे जी प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्टैक्ट ऑफ इंटरफेरॉन विद इट्स रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस एक्टिवेट। कि इंटरफेरॉन जो है वैसे नॉर्मली अपन जानते भी हैं कि इंटरफेरॉन्स हैं जैसे सेल है किसी वायरल इन्फेक्शन या कैंसर ट्यूमर्स इन्फेक्शन होती है या इंडक्शन होता है कैंसर ट्यूमर का, उस कारण से बनने वाला जो कंपोनेंट है जो इम्यून सिस्टम
के दौरान बनता है, या वायरस को किल करने के लिए अपन कहें अपना प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है अपनी बॉडी की, तो वो इंटरफेरोन है। लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि इंटरफेरोन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो कौन सी एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पर जो है वो एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के रूप में वर्क करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 38 विच, या फिर कहें द साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन की डिस्कवरी के बारे में पूछा है। तो जी प्रोटीन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। तो अल्फ्रेड गिलमैन एंड मार्टिन रोडबेल। तो गिलमैन एंड मार्टिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। जिसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या अपन कहें रूबिस्को इज ए ड्यूल एक्टिविटी एंजाइम बिकॉज इट्स एक्ट एज ए बोथ। क्योंकि जो रूबिस्को है उसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो उसमें कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी भी पाई जाती है एज वेल एज ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी भी पाई जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के रूप में भी वर्क करता है और उधर फोटो रेस्पिरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। तो क्रेब साइकिल जो है उसे अपन क्या कहते हैं? टीसी साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं कि अपन एक ऑप्शन देखते टिक कर सकते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है बोथ टीसीए साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कम से कम ऑप्शन एक बार ज़रूर देखें ताकि कोई भी जो छोटी मिस अंडरस्टैंडिंग है वो ना हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द रेस्पिरेटरी क्वेसेंट ऑफ एनी सबस्ट्रेट डिपेंड अपॉन। ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर भी देखा था इसी पेपर के अंदर। तो किसका रेशियो अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हुई है, उसका जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वेसेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना सी आ जाएगा, ऑक्सीजन यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन टर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाई वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर कितनी एफिशिएंसी या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? तो वो 40% की एनर्जी शो करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इनहिबिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन इज नोन एज। तो ये जो इफ़ेक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे अपन ऑक्सीजन देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को है वो इनिबिट कर देता है, जिसके कारण से कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो उस प्रकार के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। और पास्चर ने ये जो स्टडी है वो किसके अंदर की थी? ईस्ट के अंदर की थी, एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पास्चर इफेक्ट, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। According to chemoosmotic theory of ATP synthesis produced by Peter, how many ATP are formed per pair of proton traveling cross the membrane during the oxidative phosphorylation? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रॉस करता है तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है? अपन नॉर्मल देखते भी हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या मल्टी प्रोटीन से उनके अंदर से होके
क्रॉस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते वक्त 2 प्रोटॉन को पंप करता है। तो यहाँ पर कितने पूछा है, पेयर ऑफ प्रोटॉन ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर जो पेयर है, एक पेयर से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर होगा 1 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 एटीपी। तो इसका राइट आंसर का बी। वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंडर लिमिटिंग कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन द NADH एंड पायरुवेट बिगिन टू एक्यूमुलेट, व्हाट विल हैपन अंडर दीज कंडीशन। जैसे अपन कहें कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो कंडीशन है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है, एरोबिक और नॉन एरोबिक। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही कंप्लीट होता है तो 2 पाथवे डिसाइड होते हैं, या तो वो एरोबिक कंडीशन में जाएगा पायरुवेट, या फिर वो एन एरोबिक कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या आएगा कि लिमिटिंग कंडीशन ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो सीधी सी बात वो किस में जाएगा, फर्मेंटेशन में जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अपना, इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड, इथेनॉल बनेगा। और सी ऑप्शन भी दे रखा है, लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, तो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, इथेनॉल भी बन सकता है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन आएगा, बोथ इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, ये एनोरबिक रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फॉल ऑन द रेंज ऑफ, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज है वो कौन सी है, अपन जानते हैं विजुअल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये कैसी है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज है लाइट की। तो इसके अपन राइट आंसर की बात करें ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनमें से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो ऑप्शन डी है रेसिटीन, या रेसिटीन जो ऑप्शन है वो रेसिटीन है, क्योंकि रेसिटीन जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन या रेगुलेटर ना होकर एक क्या है, प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में बनने वाला एक केमिकल कंपाउंड है। जो अपन इसे कहें तो फाइटोएलेक्सिन जो है उसका एक एग्जाम्पल है, फाइटोएलेक्सिन का एग्जाम्पल है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ आने वाला एक बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए which of the following is not a naturally occurring साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा साइटोकाइनिन नेचुरली नहीं बनता। तो इसमें अपन ऑप्शन देखें, बेंजाइल एडेनिन। बेंजाइल एडेनिन एक सिंथेसाइज्ड साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस इज। तो ऑक्सीजन के जो बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर है, जो इंडोल रिंग पाई जाती है, तो वो किस में होती है, ट्रिप्टोफैन है ऑक्सीजन का सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज सिंथेटिक। कौन सा ऑक्सीजन है वो जो सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बात करें अपन तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से ये अपने 50 क्वेश्चन हुए हैं। अपने जो आरपीएससी की एग्ज़ाम है पेपर सेकंड, उसका 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। आगे अपन जो 100 क्वेश्चन बाकी हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन उनकी बात करेंगे। तो अपने वीडियो को
सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।